नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है बोर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बोर मॉडल के एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पोस्टुलेट्स देखेंगे, एनर्जी देखेंगे एनएच सेल में, वेलोसिटी देखेंगे एनएच सेल में, और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ईच एंड एवरीथिंग व्हाट बोर सेड अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर विल बी डिस्कस्ड टुडे। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। थोड़ा सा लेंदी लेक्चर होगा, 30 मिनट के आसपास का। तो देखो, बोर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी लोगों ने बताया हमें। थॉमसन ने बताया, रदरफोर्ड ने बताया, लेकिन एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में वो नहीं दे पाए। हालांकि बोर मॉडल में भी कुछ लिमिटेशंस थी जो हम डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, एटम की संरचना के बारे में बोर ने हमें क्या बताया। बोर ने पहले हमें न्यूक्लियर कंसेप्ट के बारे में बताया। उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एक हैवी पार्टिकल होता है जिसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। उस केंद्र को, उस सेंटर के जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, बोर ने उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है, और जो रिवॉल्यूशन चारों तरफ हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ कोलम्ब इंटरेक्शन। ठीक है ना, कोलम्बिक इंटरेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, तो ये था हमारा पहला न्यूक्लियर कंसेप्ट, दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोलम्ब इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। सेकंड, द क्वांटाइजेशन कंडीशन। अब बोर ने ये तो बता दिया कि सर्कुलर ऑर्बिट में वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। बोर ने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस से कितनी भी दूरी पर कोई भी ऑर्बिट हमें मिल जाएगा और वो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, नहीं। उन्होंने कहा कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, वो ऐसे नहीं कि किसी भी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, तो जो उन्होंने क्वांटाइजेशन की कंडीशन दी, उन्होंने कहा जो ऑर्बिटल मोमेंटम होगा, मोमेंटम जो होगा ऑर्बिटल मोशन के कारण, अब ये तो बताया कि सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहे हैं, अब जो मोमेंटम होगा ना, वो क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। जो मोमेंटम होगा वो डिस्क्रीट होगा, और वो डिस्क्रीट क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच कट के, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट के। अब ये आया कहाँ से ना, इससे अगले टॉपिक में हम इसका प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो आउट ऑफ ऑल द इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स विच वुड बी पॉसिबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स, जितना भी ऑर्बिट पॉसिबल हो सकता है ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मोशन करेगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारे पास, इंटीग्रल मल्टीपल है एच कट का। क्या एन क्या है, इंटीजर है, जो 1 2 3 4 5 वैल्यू ले सकता है, तो इंटीग्रल मल्टीपल हो गया। ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। दूसरी बात उन्होंने बताया स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में। अब देखो, रदरफोर्ड तो बिल्कुल नहीं बता पाए थे, क्योंकि रदरफोर्ड ने देखो क्या कहा था, रदरफोर्ड ने बता दिया कि भाई, जब उनसे पूछा गया कि भाई जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के, तो वो तो एक्सेलरेटेड मोशन में होंगे, तो अपना एक्सेलरेशन मोशन में जब भी कोई पार्टिकल होता है वो अपना एनर्जी धीरे धीरे रिलीज करता है और एक ऐसा समय जाएगा न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन बोर ने क्या कहा, बोर ने कहा जिन सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, वो स्टेशनरी हैं। स्टेशनरी है कहने का मतलब है कि उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रिलीज नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉन इन स्पाइट्स ऑफ इट्स एक्सेलरेटेड मोशन होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रेडिएट नहीं करता, क्योंकि वो कुछ अलाउड ऑर्बिट्स में ही मोशन करता है, और उन्हीं ऑर्बिट्स को नाम दिया गया था स्टेशनरी ऑर्बिट। समझ में, स्थिर ऑर्बिट। कोई डाउट है यहाँ तक? आगे चलते हैं। और फोर्थ कंसेप्ट उन्होंने हमें बताया था फ्रीक्वेंसी कंडीशन का, कि जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास ये होगी। अब देखो, हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में ना आई हो, अभी हम बता देते हैं। अब ध्यान से देखो, उन्होंने कहा देखो ये हमारे पास सपोज न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास सपोज क्या हो गई, दो शेल हो गई। उन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन एक अपर सेल से लोअर सेल में आता है ना, तो अपर सेल की एनर्जी ज़्यादा होती है, लोअर सेल की कम होती है, तो वो एनर्जी रिलीज करता है। मान लो इसका एनर्जी सपोज 10 यूनिट है और इस सेल का एनर्जी सपोज 3 यूनिट है। कितना यूनिट है? सपोज 3 यूनिट है।
ठीक है। तो इस सेल में आने के लिए उसको 7 यूनिट 10-3 करेंगे, कितना आ जाएगा 7 यूनिट। तो 7 यूनिट एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करने की पड़ेगी। अब देखो इनिशियल इलेक्ट्रॉन किस में एनर्जी में था, इस सेल में था, तो इसका एनर्जी कितना हो गया EI। लास्ट में वो इस सेल में, तो हमारे पास EF। तो जैसे हमने बताया था ना, पहले 10 यूनिट एनर्जी था, अब कितना बचा 3, तो रिलीज कितना करा 7। समझ में आया? तो वो कितना एनर्जी रिलीज करेगा h म्यू यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ से एनर्जी भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, कितना एनर्जी की फ्रीक्वेंसी वो रिलीज करेगा। ये फ्रीक्वेंसी की कंडीशन बोर ने हमें बताई, ठीक है। अब बोर का जो क्वांटाइजेशन लो है, एंगुलर मोमेंटम को जो उन्होंने क्वांटाइज्ड कंडीशन में बताया और कहा कि जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम NH कट होता है वही पॉसिबल है, उसका हम क्या करेंगे, अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। अब ध्यान से देखना, डी ब्रोगली ने देखो क्या कहा, डी ब्रोगली ने कहा यूनिवर्स में जो मैटर है ना, देयर इज़ अ वेव एसोसिएटेड विद इट। हर मैटर के साथ एक वेव एसोसिएट होती है। अब यदि मैं आपको इसको बेसिक से एग्जांपल से बताऊं, तो आप सपोज मान के चलना, देखो जैसे ट्रक है ना, ट्रक जब रोड पे चलेगा ना, तो ट्रक के पास, ट्रक तो एक तरीके से हमारे पास पार्टिकल है, बड़ा सा पार्टिकल समझो उसको, तो वो वेव, तो ट्रक क्या हमें ऐसे ऐसे मोशन करता हुआ नज़र आता है? नहीं। कैसे मोशन करता नज़र आएगा? इस फॉर्म में। अब क्यों, समझ में? तो जितना, लेकिन अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखने वाली बात है, यदि ये ट्रक जो हमारा छोटा हो जाए ना, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए, अब इतना ज़्यादा छोटा हो जाए कि हम उसमें वेव फॉर्म देख सकें। अब यदि ट्रक को मान लो इलेक्ट्रॉन की लेंथ का हो जाए ना, तो वही वेव मोशन करने लगेगा। ट्रक जो है वेव मोशन तो कर रहा है, लेकिन वेव लेंथ जो है बहुत ज़्यादा है, हमें पता भी नहीं चल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। तो बोर ने ये कहा था कोई भी मैटर हो तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, जिसका वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv, और mv हमारा मोमेंटम भी होता है। अब इसको बाद इस चीज़ को आप यहाँ से भी समझ सकते हो। मान लो देखो मास है, ट्रक का मास ले लूँ मैं यहाँ, तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई, नहीं होगी? तो वेवलेंथ कम होने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी हमें, ये थोड़ी ना नज़र आएगा। लेकिन जितना पार्टिकल का मास कम होगा, वेवलेंथ हमें क्या आएगी, पार्टिकल का मास कम हो गया, वेवलेंथ ज़्यादा आएगी, तो वेवलेंथ अच्छे से हम बता भी कर पाएंगे कितनी है। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तो लेकिन वेवलेंथ होती ज़रूर है। तो कोई भी मैटर पार्टिकल, यही है ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड वेव्स, यही चीज़ है। जो पार्टिकल होता है, समटाइम्स इट बिहेव्स एज अ वेव, समटाइम्स इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। लेकिन अभी साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन कि पार्टिकल जो है वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सके, अभी तक ऐसा एक्सपेरिमेंटली नहीं देखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिज़ाइन किया गया, एक्सपेरिमेंटल ऐसा डिज़ाइन किया जिसमें दोनों को हम एक साथ देख सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है। समझ में? दूसरी बात, अब देखो बोर ने देखो क्या बताया था, बोर ने ये कहा था कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जहाँ पे एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। अब देखो एनर्जी, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है, अब वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, बोर ने बताया, क्योंकि वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है। अब हम यदि इलेक्ट्रॉन को वेव की फॉर्म में वेव की तरह ट्रीट करें, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, वो किस, जैसे मैंने बताया अभी वेव की तरह ट्रीट कर रहा है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ वो जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना, अब यदि वो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा, बोर ने कहा, तो फिर वो कैसी वेव होनी चाहिए, उसके साथ स्टेशनरी वेव एसोसिएट होनी चाहिए, क्योंकि स्टेशनरी वेव्स ही वो वेव्स होती हैं जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता। समझ में आई बात ये, ठीक है। तो ये मेरे पास देखो एक पूरा सर्कुलर ऑर्बिट हो गया। अब यदि मैं इसके साथ एक वेव एसोसिएट कर दूं ऐसे, ठीक है ना, स्टेशनरी वेव्स एसोसिएट कर दूँ, ये देखो थोड़ा अजीब सा भद्दा सा बना है, इस चीज़ को हम देखो बेटर तरीके से ना यहाँ फिगर में समझ सकते हैं। ये तो देखो ये n इज इक्वल टू 3 कहने का मतलब देखो उसमें 3 क्रस्ट है, n इज इक्वल टू 4 यानी 4 ट्रफ है। जो ये वेव फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को ना वेव नेचर किसके साथ दिखाया कि वो वेव की फॉर्म में इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। n इज इक्वल टू 5 देखो 5 क्रस्ट है। अब ध्यान से देखना, जो हमारे पास स्टेशनरी वेव होती है ना वो डबल होती है। देखो स्टेशनरी वेव में देखो ये चीज़ भी होगी, हमारे यहाँ पे बनाया नहीं गया है ये,
ठीक है ना, मैं बना देता हूँ ये, ठीक है, नहीं चल नहीं रहा है, 1 मिनट सॉरी, बस ठीक है। अब देखो कहने का मतलब देखो मेरा ये है, अब मान लो ये वेव फॉर्म है इस तरीके से, है ना, ऐसे है हमारे पास है, तो हम इस चीज़ को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, स्टेशनरी वेव ही होना चाहिए तभी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या स्टेशनरी वेव्स की फॉर्म में मोशन कर रहा है। अब देखो टोटल लेंथ कितना हो, देखो यहाँ ये और ये कितना हो गया, एक वेवलेंथ हो गया, समझ में आया। यहाँ से और यहाँ तक कितना हो गया, 2 वेवलेंथ हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 3 वेवलेंथ हो गया, तो मैं 3 लैम्डा लिख दूंगा, एन की वैल्यू क्या लिख दूंगा, 3 लैम्डा लिख दूंगा। लेकिन ये टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 2 पाई आर कवर की, तो स्टेशनरी वेव्स के केस में ना हम 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा इस वजह से लिखा गया है। समझ में आ गई बात। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो लैम्डा हो गया, क्रस्ट के टॉप से लेके क्रस्ट के टॉप तक। अब देखो इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, अब हमारे पास देखो जब हम ट्रांसवर्स वेव बनाते हैं, ट्रांसवर्स वेव कैसे बनाते हैं, ऐसे तो बनाते हैं, ठीक है। अब देखो मैं यदि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं मेज़र करूँ, सॉरी ये है नीचे तक लिया ना, तो ये मेरे पास क्या होगी, 1 वेवलेंथ होगी, लैम्डा हो गया। या यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर कर लो तब भी एक वेवलेंथ होगी, या यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर कर लो तब भी एक वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस तो देखो सर्कुलर ऑर्बिट क्या था, सर्कमफ्रेंस ही तो हो गया, तो ये हमारे पास कितना होगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमने ऊपर से लिख ली एच अपॉन में एम वी। अब देखो ये जो एम वी है इसको तो मैं लेके गया ऊपर और 2 पाई को लेके गया नीचे, तो एन एच अपॉन में हमारे पास कितना आ गया, 2 पाई आ गया। और एम वी आर ही तो हमारे पास मोमेंटम होता है, एम वी आर ही क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से ये हमें पता चला, तो ये बोर क्वांटाइजेशन रूल है, समझ में आया इसका, डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन, इसको किस तरीके से लिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने बोर मॉडल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। अब हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो बोर मॉडल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम हाइड्रोजन लाइक एटम, अभी हमने कि ये हमारे पास न्यूक्लियस होगा जिस पर चार्ज हो गया जेडी, प्रोटॉन है, मान लो जैसे सोडियम होता है, सोडियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 11, तो उसके न्यूक्लियस पे कितना चार्ज हो गया, 11 ही हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक न्यूक्लियस है जिस पर जेडी चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस हो गया और ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई वी, और मास हो गया उसका एम। हम यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, जो न्यूक्लियस है ना बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, लाइटर न्यूक्लियस के लिए भी हम कवर करेंगे। तो हम पहले एज्यूम करेंगे कि हमारा न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा हैवी है। और जब न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हैवी है तो वो देखो उसका स्पिन एक तरीके से हमने नेग्लेक्ट ही कर दिया, वो अब इस तरीके से रहेगा जैसे कि वो स्पेस में फिक्स हो। तो ये हमें यहाँ पर हमारा एजम्पशन है, इस बात का ध्यान रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है तुमसे कि वाइल कंसिडरिंग बोर एटम फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम व्हाट वर द एजम्पशंस। तो क्या क्या एजम्पशंस थी, हमने न्यूक्लियस को फिक्स माना है स्पेस में और उसका जो मास था वो बहुत ज़्यादा हैवी लिया है, ठीक है। कंडीशन ऑफ मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, अब देखो मैकेनिकल स्टेबिलिटी कहने का मतलब क्या है, अब देखो सर्कुलर ऑर्बिट कब होगा, अब इन दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो जो कूलम्ब्स फोर्स है वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। कूलम्ब फोर्स क्या होगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, आर स्क्वायर, ठीक है। देखो एक आर से एक आर कट गया सीधा, तो देखो इसको हम जानते हैं के होता है हमारे लिए, तो के जेड ई स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। देखो ये हमें आगे भी काम मिलेगा, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर याद रखना, नहीं तो जब भी एग्जाम में निकालने की जरूरत पड़े तो यहाँ से सीधा इसको निकाल सकते हैं। आर को मैं न्यूमरेटर में लेगा इस साइड, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू निकल के आ गई। अब बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, अब देखो
बोर की कंडीशन क्या होती है एंगुलर मोमेंटम की, L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई। अब ध्यान से हमें देखने वाली बात क्या है, देखो इस कंडीशन को हमें लेना है, ठीक है, समझ में। अब L का वैल्यू देखो, तो ये जो mv है ना, इसको मैं नीचे लेके गया तो मेरे पास क्या बन गया 2 पाई mv, और r हमने यहाँ से भी निकाल लिया। तो r हमने एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और कोलम्ब अट्रैक्शन से निकाला, एक आर हमने बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन से निकाला। अब ये दोनों ही आर क्या है, रेडियस है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का, तो दोनों को हमने क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड हमारे पास क्या है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर इज NH अपॉन में 2 पाई mv। दोनों कंडीशंस को हमने दोनों आर को इक्वल रख दिया। ये हमारा बोर से आया था, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से आया था, ठीक है। अब देखो m से एक m हमारा सीधा ये कट गया, ठीक है, 2v यहाँ पे है, एक v यहाँ पे, ये कट गया। तो हमारे पास देखो एक v यहाँ पे था ना, वो मैं इधर ऊपर चला गया तो NH हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई। किसकी वेलोसिटी आ गई है, इलेक्ट्रॉन की। ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इसको हम आगे भी करेंगे, ठीक है। अब बाकी एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, देखो वेलोसिटी जो है ना n पे डिपेंड कर रही है। n क्या है, क्वांटम नंबर है जो 1 2 3 4 5 वैल्यू ले सकता है। तो वेलोसिटी भी क्वांटाइज्ड हो गई। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो मर्जी चाहे वेलोसिटी ले सकता है, तो वेलोसिटी भी हमारी क्या हो गई, क्वांटाइज्ड फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब ध्यान देखना, अब सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड। अब देखो जो रेडियस भी हमारे पास क्वांटाइज्ड आएगी। अब हम बोर कंडीशन से हमने r की वैल्यू क्या निकाल ली थी, NH अपॉन में 2 पाई mv निकाला था ना, ठीक है। अब इस जो वेलोसिटी हमने निकाला है ना, यहाँ पे रख दो तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, रेडियस निकल के आ जाएगी। अब देखो v यहाँ पे हमारे पास v था ना, तो देखो v को जब हम लिखेंगे 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन में NH था, NH हमारा ऊपर चला गया है, तो हमारे पास रेडियस भी देखो क्या आ गई, इस फॉर्म में आ गई। देखो रेडियस को मैं बेसिकली इसी फॉर्म में याद रखता हूँ, यहाँ से हम सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। के का वैल्यू हम इसमें बेसिकली चाहो तो तुम के का वैल्यू रख दो तो वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। ये सब तो हमारे लिए कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलो, अब रेडियस, अब देखो एक एक करके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर गौर करना। रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट्स, पहली चीज़ देखो आर का वैल्यू हमारे पास आ गया, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, ठीक है। के का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन में के जो होता है ना हमारे लिए, के का वैल्यू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब के का वैल्यू जब यहाँ 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, देखो हमारे पास ये आ गया। पाई से देखो एक ये पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, आर का वैल्यू ये बच गया। इस फॉर्म में चाहे आप इसको याद रख लो चाहे इस फॉर्म में याद रख लो, ठीक है। अब गौर देने वाली बात देखो क्या है, आर इज इक्वल टू, देखो जो कांस्टेंट वैल्यूज है, देखो एच कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, और एन स्क्वायर अपॉन में जेड, ये चीज़ मैंने अलग से निकाल ली। अब देखो यदि मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, किसकी बात करूं, हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम के लिए मैं जेड की वैल्यू 1 रखूंगा, और फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूंगा तो एन की वैल्यू 1 रखूंगा, तो मेरे पास यही तो वैल्यू आएगी। यही मेरे लिए बोर रेडियस होती है, जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना बोर रेडियस होती है। तो ये हमारे पास कब आती है, आर इज इक्वल टू ए नोड, एन इज इक्वल टू 1 और जेड इज इक्वल टू 1 के लिए आती है। तो बोर रेडियस एक्चुअली में है क्या, इट इज द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। जो सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट है, जो सबसे पहला ऑर्बिट है ना हाइड्रोजन एटम का, उसे ही बोर रेडियस कहा जाता है, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर इज इक्वल टू ए नोड एन स्क्वायर अपॉन में जेड, ठीक है। दूसरी चीज़ ए नोड, देखो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब देखो एच का वैल्यू हम जानते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 होता है, ये 8.85
इंटू 10⁻⁻12 पाई 3.14 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इन सब का वैल्यू रख देंगे ना तो हमारे पास कितना आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखो काफ़ी बार ना एग्जाम में सीधा पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा तुम्हें, ठीक है ना, और वैल्यूज़ तुम्हें बतानी होगी तो आसानी से हम बता सकते हैं यदि तुम्हें याद होगा। देखो ए नोड का वैल्यू हम 0.53 एंगस्ट्रॉम आया, कांस्टेंट है, तो इसको उठा के हम यदि यहाँ रख देंगे तो हमारे पास इस फॉर्म, ये फॉर्म बन गई। तो जैसा मर्जी तुम्हें ये ध्यान रखना है वैसे तुम रख सकते हो। मैं तो कहूँगा हर पर्सपेक्टिव को गौर से देखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, दूसरा बात करते हैं स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन की। अब देखो स्पीड ऑफ, फोर्थ इक्वेशन से हमने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिखा था, v इज इक्वल टू 2π/kz² ये आया था हमारे पास। k का वैल्यू क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन0। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन0 रख दिया, पाई से पाई कट गया, 4 है, 2 से 4 को 2 से काट दिया 2, ये आ गया हमारे पास। तो वेलोसिटी भी हमारे पास देखो आ गई। अब गौर देने वाली बात देखो क्या है, ध्यान से देखो। अब ये वेलोसिटी तो आ गई, अब देखो वेलोसिटी क्या है, रेडियस क्या थी n², रेडियस जो थी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी n² के। ठीक है, यहाँ पे यदि आप गौर से देखो जो वेलोसिटी है ना, देखो यहाँ पे ये जेड भी था। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन के। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। अब देखो हम हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात करेंगे जेड की वैल्यू 1 रख देंगे। यदि हीलियम में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो भी एक हाइड्रोजन एटम की तरह ही है, तो जेड का वैल्यू हीलियम एटम के लिए हम जानते हैं वो रख देंगे। ठीक है, यदि समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम ये चीज़, जेड का वैल्यू यदि हमारे पास कोई और दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम में लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, है ना। तो ये लास्ट सेल में क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो Mg पॉजिटिव भी है ना, एक हाइड्रोजन लाइक एटम ही होगा, क्योंकि देखो अंदर के सारा सेल तो भरा हुआ है ना, उनके लिए तो सारी चीज़ें, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालो या टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 आएगा। लेकिन जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से ही होती है। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम की वैल्यू 12, जेड की वैल्यू 12 आ जाएगी, क्योंकि वो भी एक हाइड्रोजन लाइक एटम है। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ें गौर देने वाली बात है। तो आर ध्यान से देखना, n²/z है, यहाँ पे क्या है z/m है वेलोसिटी। हाइड्रोजन के लिए देखो जेड का वैल्यू 1 हो गया, है ना, तो जेड का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना, देखो E² रखा, 2h एप्सिलॉन0 हो गया, ऊपर नीचे मैंने कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे c की मल्टीप्लाई की है। देखो c यहाँ क्या है, c यहाँ के, h से h, c से c कट जाएगा तो मेरे पास सेम यही फॉर्म आ जाएगी। अब ऐसा क्यों किया गया है, तो ये हमारे पास आया ना, ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट का, देखो इसका वैल्यू भी याद रखना। मुझे ध्यान आ रहा है एक बार इसरो के साइंटिफिक असिस्टेंट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा दे दिया और पूछा गया फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, जिसके ध्यान था सीधा कर दिया होगा, नहीं तो निकालनी पड़ी होगी। तो अल्फा क्या होता है हमारे पास, E² 2h एप्सिलॉन0 c। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट होता है। देखो ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट होता है, कोई डायमेंशन इसके नहीं आती है। ये फॉर्मूला भी तुम्हें ध्यान रखना है, v इज इक्वल टू अल्फा c हो गया ये अपॉन में n, ये काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी को फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट हम बोलते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, जैसे मैंने बताया डायमेंशनल लेस कांस्टेंट होता है, कोई डायमेंशन नहीं आती है, ऊपर नीचे डायमेंशन रखे देखोगे ना सब कट जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा, 2 रखा, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखी, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, वेलोसिटी जो है ना लाइट का वो रखा, एप्सिलॉन0 8.85 × 10⁻⁻12 रखा। इनको काट पीट के हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 1/37। ये डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या आ गया, वेलोसिटी कितना आ गया, अल्फा c/n। अल्फा के वैल्यू हमने अभी भी निकाली है, 1/में कितना आ गया, 137 cn आ गया। समझ में। पहले ऑर्बिट की बात करें बोर की, तो n का वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, तो v कितना आ गया, c/में 137। अब देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या पता चला, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट का मतलब क्या पता चला, बोर का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है ना वो 1/137 है, 1/137 है स्पीड ऑफ
द लाइट इन वैक्यूम, ये आएगा स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। ठीक, आज स्टाइलिश काम नहीं कर रहा है शायद। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस बात का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ज़्यादा तेज़ तो नहीं पढ़ा रहा मैं आज। चलो अब बात करते हैं हम अपने एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में। अब देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, 1/2 mv², ये बेसिकली हम जानते हैं। अब देखो mv² का वैल्यू हम पहली इक्वेशन से निकालेंगे। अब पहली इक्वेशन कौन सी, यदि आपको ध्यान हो, जब हमने बोर एटम मॉडल स्टार्ट किया था तो mv² हमारे पास कितना आया था, ये रहा। ठीक है, तो जो mv² था ना कितना था, kZe²/r। जब भी ज़रूरत पड़े ना mv² के, हम यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। तो एनर्जी हम कर रहे हैं nth ऑर्बिट में। देखो रेडियस हमने कर लिया, वेलोसिटी हमने कर लिया, अब हम कर रहे हैं एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो mv² का वैल्यू क्या रख दिया, kZe²/r। अब देखो ये तुम्हें आसानी से अपने आप याद हो जाएगी, क्यों, गौर से देखना। अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, के Q1/Q2/r। देखो न्यूक्लियस का चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -KE/r। पोटेंशियल एनर्जी में हम साइन लगा के लिखते हैं। ठीक है ना, तो -KZe²/r। अब गौर से देखो यहाँ पे भी KZe, देखो चाहो तो तुम के का वैल्यू क्या लिख लो, यहाँ पे 1/4πε0 लिखोगे, तो नीचे 4π आ गया तो 8π0 हो गया ε0। ठीक है ना, समझ में। देखो मैं काफ़ी बार ना ε0 को E0 बोल देता हूँ, गलती से हो जाता है, तो उसको इग्नोर करना। ठीक है ना, तो कैसे भी ध्यान रख लो तुम, बात एक ही है। अब देखो ये फॉर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, साफ साफ पता चल रहा है इन दोनों का। आप यदि कंपेयर करोगे ना, देखो दो इधर लेकर चले जाओगे ना, तो ये सेम चीज़ आ गई ना, kZe²/r, लेकिन यहाँ माइनस के। तो मेरे पास ये पता चलता है इन दोनों से कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो -2 काइनेटिक एनर्जी, 2 गुना है नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया, 2 गुना। समझ में आया, तो ये बात ध्यान रखना, ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ये जेस्ट में पूछा गया था, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब ध्यान से देखो, यदि कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही ना, वीडियो को देखो, थोड़ा सा पॉज करो, उसको रिवाइंड करके दोबारा देखो। प्रीपेड नोट्स तुम्हें मिल ही रहे हैं। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है कि काफ़ी बार क्या होता है ना, बताते वक्त जो मैं सोचता हूँ बताना चाह रहा हूँ वो तुम नहीं ग्रैस्प कर पा रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब देखो हम बेसिकली सीधा पढ़ाई करेंगे, फालतू बकवास नहीं करेंगे। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, वो हम सभी देखते हैं इन चीज़ों के बारे में। मतलब एक तरीके से पढ़ाई का ना बिजनेस बना रखा है लोगों ने। ठीक है ना, तो नॉलेज को ग्रैस्प करो, इसको अप्लाई करो। ठीक है ना, तो यही चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं। तो देखो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एज इट इज रखा। देखो पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या लिखा था, -2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी है, ये रखा, कट के कितना आ गया ये। अब देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टोटल एनर्जी है ना, वो क्या है, माइनस के काइनेटिक एनर्जी देखो पॉजिटिव होती है। यदि हम काइनेटिक एनर्जी में नेगेटिव साइन लगाते तो वही हमारे पास क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी देखो यही तो थी हमारे पास, 1/2 kZe²/r। बस उसके सामने हमने क्या लगा दिया, माइनस का साइन, तो यही हमारे पास टोटल एनर्जी बन गई। अब देखो इस फॉर्म में याद रख लोगे तो और फॉर्म अब तुम अपने आसानी से एग्जाम्स में निकाल सकते हो। देखो -1/2 एज इट इज रखा, के का वैल्यू तुमने एज इट इज रखा, जेड एज इट इज रखा, E² एज इट इज रखा। देखो आर का वैल्यू क्या होता है, n²/h², 4π ये पूरा सिस्टम ऊपर चला गया। ठीक है, मैं इसी फॉर्म में आर का वैल्यू याद रखता हूँ। देखो आर का वैल्यू मैं यहाँ फिर से बता रहा हूँ, आर जो होता है ना हमारे पास n², h², 4π² m kZe²। गाने से की तरह रिद्म में याद रखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी, देखो एक के यहाँ पे, एक के यहाँ पे है, तो के इंटू में के क्या होगा, k²। लेकिन आगे ना देखो ये पूरा के ही तो है, 1/4πε0 k² हो गया। ठीक है,
अब देखो पाई स्क्वायर, देखो जब इसका स्क्वायर करोगे ना पाई स्क्वायर आएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, नीचे 16 होगा ऊपर 4 है, तो 16 नीचे है, 4 से काटोगे नीचे 4 आएगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी हमारे पास -mz² e⁴ 8n² h² ε0², तो ये चीज़ें आ गई, ठीक है ना। तो जिसको भी मैंने डार्क किया हुआ है ना, या जिसको भी हाईलाइट किया हुआ है, तो उन चीज़ों को एक बार विशेषकर ध्यान रखना। तो देखो वी सी डेट द क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब देखो एनर्जी का भी क्वांटाइजेशन हुआ, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका भी क्वांटाइजेशन हो गया, वेलोसिटी का भी क्वांटाइजेशन हुआ। ये हुआ किसकी वजह से? ये हुआ है क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से, ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास देखो एनर्जी तो ये हो गया। अब देखो इस चीज़ को मैंने बस क्या लिखा है, देखो -m e⁴, देखो ये हमारे पास जो z² है ना, बस इसको अलग करके लिखा हुआ है, क्योंकि हम हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए पढ़ रहे हैं, तो z का वैल्यू अलग हो सकता है, और n पे तो निर्भर करेगा फर्स्ट सेल में दूसरी सेल में कौन से सेल में हम निकालना चाह रहे हैं। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है -m e⁴ 8h² ε0², देखो ये कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मास ऑफ वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ε0 हो गया, इन सब का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, और ये z² हमने एज इट इज रख लिया। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो यदि हमें बोर के पहले ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकालनी हो, सॉरी हाइड्रोजन एटम के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए z का वैल्यू 1 होता है, तो z का वैल्यू 1 रख देंगे। हीलियम के लिए निकालना होगा तो z का वैल्यू 2 रख देंगे। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से ये बेसिक हमारा फॉर्मूला है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो जो इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है रिडरबर्ग। देखो ये चीज़ें बेसिकली तुम्हें बहुत ही कम किताबों में मिलेंगी, ठीक है ना, तो गौर से ध्यान से सुनना, हो सकता है ना भी मिले। देखो रिडरबर्ग क्या होता है, तो रिडरबर्ग ने एक्चुअली में एनर्जी है। एनर्जी कौन सी एनर्जी? हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है ना, उसको हम एक रिडरबर्ग बोलते हैं। तो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होता है ना E1, जो एनर्जी होता है ना हाइड्रोजन का, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिडरबर्ग बोलते हैं। और ये कन्वीनियंट यूनिट है एक तरीके से एनर्जी की, जिसमें हम बता सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो देखो एक बार यहाँ ध्यान से देखो, एन का मैंने कहा फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी होता है हाइड्रोजन का, है ना, देखो हाइड्रोजन की वैल्यू जेड की वैल्यू क्या रखो 1, एन की वैल्यू क्या रखो 1, तो ये तो 1 हो गया। एनर्जी कितना आ गया? यही तो है, यही हमारे पास क्या हो गया? रिडरबर्ग हो गया। समझ में, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं, ध्यान से देखो, जेड का वैल्यू 1 रखा, एन का वैल्यू 1 रखा। फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन के हमें चाहिए कितना एनर्जी होता है हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ से कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ही हम रिडरबर्ग बोलते हैं। एक रिडरबर्ग एनर्जी कितनी होती है? -13.6 वोल्ट, या हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो वही चीज़ लिखा गया है, एक रिडरबर्ग में इतना एनर्जी होता है। इसको जब सोल्व करोगे जूल की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना देखो पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है। कोई डाउट है? अब इस चीज़ एक और बात ध्यान देने वाली है, देखो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास देखो क्या था, जो एनर्जी थी ना वो कितनी थी? -13.6 z² अपॉन में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या लिखते हैं? रिडरबर्ग लिखते हैं। तो हम यहाँ से रिडरबर्ग की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। अब यदि मैं पूछूँ तुम कि एनर्जी देखो सेकंड ऑर्बिट में कितना होगा, तो सेकंड ऑर्बिट में हमारे पास देखो एनर्जी कितना होगा हाइड्रोजन के, तो जेड की वैल्यू तो 1 हो गई, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो गया। समझ में आया? रिडरबर्ग। तो रिडरबर्ग की यूनिट में बतानी है तो सेकंड ऑर्बिट में -1/4 रिडरबर्ग एनर्जी है, ठीक है। तो ये रिडरबर्ग क्या एनर्जी की यूनिट ही है। टर्म वैल्यूज देखो क्या होता है,
द एनर्जी वैल्यूज ऑफ द वेरियस क्वांटम स्टेट या एनर्जी लेवल्स डिवाइडेड बाय -hc। यदि हम एनर्जी को ना, है ना, -hc से डिवाइड कर दें, इसी को हम टर्म वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म वैल्यू बोलते हैं। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होता है, ध्यान से देखना। अब देखो टर्म वैल्यू को क्या लिख से Tn से लिखते हैं, हर ऑर्बिट के लिए अलग अलग आएगा। तो देखो माइनस ये था ना, ऊपर लिख लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो -En/hc। अब ध्यान से देखो, En का वैल्यू क्या था, mz²e⁴ 8e⁻²ε⁻²। h का स्क्वायर होता है, लेकिन एक h हमने लिखा है नया, तो इसकी वजह से h³ हो गया, और ये आ गया हमारे पास c, और ये n² हो गया। समझ में आई बात? ठीक है। अब ध्यान से देखो, me⁴ 8ε⁻² h³ ही को हम बोलते हैं रिडरबर्ग कांस्टेंट। जो ये क्वांटिटी है ना हमारे पास, देखो z² मैंने यहाँ लिख लिया, इसको z² को आप यहाँ लिख लो। ठीक है। तो देखो Tn जो था, ये तो हमारे पास, देखो Tn तो पॉजिटिव आ रहा है, एनर्जी नेगेटिव में है। समझ में? नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंड स्टेट में है। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंड स्टेट में है। तो Tn कितना है, पॉजिटिव है, टर्म वैल्यूज हमारी पॉजिटिव है। तो इस फॉर्म में हमने लिख लिया। तो इस चीज़ को भी तुम्हें विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसी चीज़ से ना एक बात ध्यान रखो, देखो Tn हमारे पास होता क्या है, माइनस एनर्जी En/hc तो होता है। Tn का वैल्यू यही तो होता है, इज इक्वल टू रिडरबर्ग कांस्टेंट z² अपॉन में n²। अब ये आप सोचोगे रिडरबर्ग कांस्टेंट के सामने हमने इन्फिनिटी क्यों लिखा, इस चीज़ को मैं भी समझाऊंगा। अब देखो इस चीज़ को हम और क्या लिख सकते हैं। देखो जो एनर्जी आ गई ना हमारे पास, एनर्जी तो नेगेटिव होती है ना इलेक्ट्रॉन की, देखो माइनस r इन्फिनिटी z² n² hc। इस फॉर्म में भी तुम्हें काफ़ी जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब ये जैसे क्वांटिटी है, देखो हमारे पास जो ये me⁴ 8ε⁻² h³c, यही हमारे पास क्या है, रिडरबर्ग कांस्टेंट है फॉर इनफाइनाइटली हैवी न्यूक्लियस। अब ये इनफाइनाइटली हैवी न्यूक्लियस की तो लिए निकाला है, क्योंकि हमने बोर मॉडल पढ़ने से पहले ही यही एजम्पशन की थी, जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइटली हैवी है। क्या है, इनफाइनाइटली हैवी है। ठीक है, और फिक्स्ड है स्पेस में। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसको लिखा है। तो ये रिडरबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो वैसे इसका वैल्यू होता कितना है, इसका वैल्यू होता है 1.0973 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये होता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो लोएस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल एनर्जी लेवल हैज़ द लार्जेस्ट टर्म वैल्यू। देखो ये भली बात है, यहाँ से हम देख सकते हैं। देखो एन का वैल्यू जितना कम होगा, टर्म वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, है ना। तो लोवेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल एनर्जी लेवल, तो मोस्ट स्टेबल तो सबसे n1 और n1 ही तो होता है सबसे स्टेबल। और वो उस देखो ये n1 वैल्यू, n का वैल्यू कम होगा तो टर्म वैल्यू ज़्यादा ही होगी, है ना। तो वही चीज़ें बता रहा है, लोवेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल एनर्जी लेवल हैज़ द लार्जेस्ट टर्म वैल्यू। आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास देखो ऑर्बिटल पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ऑर्बिटल पीरियड कितना होता है, देखो टाइम पीरियड क्या हो गया हमारे पास, टाइम फॉर्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन कितना कवर कर रहा है, 2πrn अपॉन में वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया 2π रखा। देखो रेडियस का वैल्यू रखेंगे, ये हमने रेडियस का वैल्यू रखा। वेलोसिटी का वैल्यू हम रखेंगे, ये हमने यहाँ पे किसका वैल्यू रखा, वेलोसिटी का वैल्यू रखा। अब दो देखो 2π से 2π काट दिया। जब हमने इनको सोल्व किया तो देखो हमारे पास क्या मिला, h³। देखो h² है, h यहाँ h³ अपॉन में ये वैल्यू आ गई। ध्यान देने वाली बात है, n² है यहाँ पे n है, तो ये n³ हो गया। एक z यहाँ पे, एक z यहाँ पे, z² होगा। रेडियस की और वेलोसिटी की वैल्यू रखने के बाद हमने इसको किया है। ठीक है,
तो देखो इसी को क्या मान लेंगे हम, T1 मान लेंगे। हाइड्रोजन एटम के लिए ना जेड का वैल्यू 1 होगा, पहली ऑर्बिट के लिए इनका वैल्यू 1 होगा, तो T1 आ गया, नहीं आ गया ये, तो T1 का ये टाइम पीरियड है हाइड्रोजन एटम में उस इलेक्ट्रॉन का जो फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट ऑर्बिट में मूव करता है, तो इसको भी विशेषकर तुम्हें ध्यान रखना है। तो हमने अभी देखो कुछ, तुम्हें यदि गौर से सोचो, हमने देखो रेडियस के बारे में पढ़ा, रेडियस में क्या था, n² था, डायरेक्टली n² अपॉन में z था। हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी क्या था, z अपॉन में n था। हमने टाइम पीरियड के बारे में क्या पढ़ा, टाइम पीरियड आ रहा है हमारे पास n³ अपॉन में z², ठीक है, समझ में। तो ये है। अब देखो फ्रीक्वेंसी, द क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। तो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, देखो फ्रीक्वेंसी कहते हैं इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड होती है। अब टाइम पीरियड क्या होता है, 2πrn अपॉन में vn होता है, v ऊपर चला गया, स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ही तो है। अब देखो टाइम पीरियड तो हमने अभी भी निकाला था ना, यहाँ पे कितना आया था हमारे पास, यही तो आया है टाइम पीरियड, इसी का इन्वर्स कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास। तो देखो उसी का इन्वर्स करके लिख दिया, पहले n³ ऊपर था ना, अब n³ हमारे पास क्या आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। देखो k का वैल्यू रख देंगे, यदि यहाँ पे k का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन में 4πε0 होता है, स्क्वायर है ना, k का वैल्यू 1 अपॉन में 4π होता है, स्क्वायर है तो इस वजह से स्क्वायर आ रहा है। इसको जब सोल्व करेंगे देखो π² आएगा, π² से पार कटेगा, 16 आएगा, 16 होगा ना हमारे पास, 4 से कट जाएगा, नीचे 4 आएगा, तो देखो ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई की गई है यहाँ पे, है ना, ये 2 की मल्टीप्लाई इसलिए की गई ताकि यहाँ 8 बन सके, और यही हमारे पास क्या होता है, रिडरबर्ग कांस्टेंट होता है, m⁴ 8ε0² h³ c 2c n³ z², ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी, देखो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n³ के, हमारे z की वैल्यू 1 के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, z का वैल्यू 1 रखेंगे, ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी विच मस्ट बी रेडिएटेड बाय द मूविंग इलेक्ट्रॉन क्लासिकली। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो क्लासिकली इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए निकालनी चाहिए। लेकिन बोर ने क्या बता दिया, उसने तो ये कह दिया कि ये तो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में मूव करेगा, और उन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एनर्जी रिलीज नहीं करते, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। अभी मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूँ, तो थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान रखना। देखो आर हमारे लिए क्या आया था, n² अपॉन में z, ठीक है। वेलोसिटी हमारे लिए क्या था, वेलोसिटी था z अपॉन में n, ठीक है। फिर हमने एनर्जी की बात की, देखो एनर्जी हमारे लिए क्या था, 1 अपॉन में n², है ना, सॉरी z² अपॉन में n² आया था हमारे पास एनर्जी। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, टाइम पीरियड के बारे में डिस्कशन किया। तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना आया, देखो n³ अपॉन में z², तो टाइम पीरियड हमारे पास n³ अपॉन z² है। फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, फ्रीक्वेंसी z² अपॉन में n³, इसका इन्वर्स कर देंगे ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस की, ठीक है। देखो यदि नहीं समझ में आया होगा तो चीज़ों को एक बार थोड़ा सा पॉज करो और उसको दोबारा से देखने की कोशिश करो, ठीक है। आगे हम स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम करेंगे, फिर हीलियम एटम का स्पेक्ट्रम करेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। आज थोड़ा मैथमेटिक्स हो सकता है थोड़ा लिटिल बिट ज़्यादा हो, तो तब तक के लिए नमस्कार। चिल करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।